सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन शुरू करते हैं रोड साइड स्टैंड का जो पीछे बचे हुए जो स्टैंड हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने जो 3 स्टेंजे थे वो आपको ऑलरेडी मैंने टीचिंग करवा दी हैं, और जो पीछे बाकी स्टेंजे बचे हैं आज अपन उसको लर्न करते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिएगा स्टेंजा नंबर 4 देखिएगा, इसमें कवि क्या कह रहा है। तो देखिएगा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात की शुरुआत करते हुए यहाँ पे कह रहा है, समटाइम्स कभी कभार आई फील माई सेल्फ, मैं खुद महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। और बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना। बियर का मतलब क्या होता है, टॉलरेट, और टॉलरेट का मतलब क्या होता है, सहन करना। तो लाइन का ट्रांसलेट ये हुआ कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि मैं खुद कभी कभार ऐसा महसूस करता हूं और मैं मुश्किल से उस चीज को क्या कर पाता हूं, सहन कर पाता हूं। तो क्या चीज है जो उसको बहुत ही डिफिकल्टी से या मुश्किल से वो सहन कर पाता है। द थॉट ऑफ एनी विचार सो मच, बहुत अधिक। चाइल्डिश, एक बच्चे की तरह। और लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा रखना। इन वैन का मतलब होता है बेकार या व्यर्थ। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि जो गांव के लोग शहर के लोगों से जो एक छोटे बच्चों की तरह जो इच्छाएं रखते हैं कि भाई कोई भी हमारे पास में आएगा और हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ को खरीदेगा, तो कवि कह रहा है कि मेरे खुद को मतलब मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता हूँ कि ये गांव के लोग शहर के लोगों से ऐसी बच्चों की तरह क्यों इच्छाएं रखते हैं, वो बिल्कुल क्या है, बेकार है। वैन का मतलब क्या होता है, बेकार। आगे देखिएगा, द सैडनेस इन उदासी, दैट यानी जो। लर्स का मतलब होता है हाइड। लर्स का मतलब क्या होता है, हाइड। कहने का मतलब जो उदासी है वो हाइड है, छिपी हुई है। नियर यानी पास में। द ओपन विंडो, ओपन विंडो का मतलब होता है खुली खिड़कियां। देर का मतलब होता है वहां पे। तो ये देर किसके लिए आया है, जहां पे रोड साइड स्टैंड सेटअप की हुई है गांव के लोगों की, उसके लिए आया है। तो इस लाइन का ट्रांसलेट ये हुआ कि जहां पे गांव के लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड यानी छोटा सा जो अड्डा लगाया है, तो शहर का कोई भी आदमी वहां से कोई भी चीज नहीं खरीदता है, तो वो लोग सारे दिन उनकी वेटिंग में रहते हैं। तो कवि कह रहा है कि उनकी खिड़कियों के आसपास से जो उदासी है वो छाई हुई है, या उदासी है उनकी खिड़कियों के आसपास छिपी हुई है। आगे देखिएगा, दैट वेट्स, और वो इंतजार करते हैं, ऑल डे, सारे दिन। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, ओपन प्रेयर का मतलब होता है एक खुले रूप से प्रार्थना के रूप में। तो गांव के लोग सुबह से शाम तक खुली प्रार्थना के रूप में प्रार्थना करते हैं कि भाई कोई ना कोई हमारे यहाँ पे आएगा और हमारी कोई चीज को खरीदेगा। तो वो सुबह से शाम तक अपनी खिड़कियों के बाहर जागते हैं और देखते हैं कि भाई कोई ना कोई शहर का आदमी या कोई ना कोई गाड़ी वाला आएगा और हमारी चीज को क्या करेगा, खरीदेगा। फिर आगे देखिएगा, फॉर द सिक्विल ऑफ ब्रेक्स, और कभी कभार उनको किसकी आवाज सुनाई देती है, ब्रेक्स की। जैसे गाड़ियों के ब्रेक, गाड़ी रोकने पर जो ब्रेक की आवाज होती है तो वो उनको सुनते हैं। यहाँ पे लिखा ना सिक्विल, इसका मतलब होता है साउंड। क्या होता है, साउंड यानी आवाज। और ब्रेक्स यानी ब्रेक की आवाज सुनते हैं कभी। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और कभी कभार वो जो कारें रुकती है तो उस कारों की रुकने की जो आवाज होती है उसको सुनते हैं। ऑफ ऑल का मतलब होता है सभी। थाउजेंड यानी हजारों। सेल्फिश कार्स का मतलब होता है स्वार्थी कारें। दैट पास यानी जो गुजरती हैं। तो इन दोनों लाइनों के अंदर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहा है कि गांव के लोग कभी तो वो शहर के लोगों की जो गाड़ियां आती हैं उनके ब्रेक की आवाज सुनता है तेज, और कभी कभार उनके कारों के रुकने की आवाज को सुनता है, जो हजारों कारें वहां से क्या होती हैं, गुजरती हैं। कारों को सेल्फिश क्यों कहा है, क्योंकि कोई भी शहर का आदमी अपनी गाड़ी को वहां पे रोकता है मान लो एक क्षण के लिए भी, लेकिन उनकी वो कोई भी चीज को वहां से खरीदता नहीं है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे उस कारों को क्या कहा है, सेल्फिश कारें कहा है, क्योंकि जो शहर के जो लोग हैं गांव के लोगों से कोई भी चीज है जो बाई नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि वो स्वार्थी कारें वहां से गुजरती हैं। फिर आगे लिखा है कि जस्ट वन, के वन का मतलब एक, के जस्ट वन यानी एक आदमी। टू इंक्वायरी, कहने का मतलब पूछताछ करने के लिए। व्हाट यानी क्या, फार्मर्स प्राइसेज, फार्मर्स का मतलब होता है किसानों के,
प्राइसेज का मतलब मूल्य, आर का मतलब है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वैसे तो कोई भी शहर का आदमी अपनी गाड़ी को उस रोड साइड स्टैंड के पास में नहीं रोकता है, वो आगे से आगे चले जाते हैं, कोई भी वहां पे नहीं रुकता है। लेकिन कोई एक शहर का आदमी अपनी गाड़ी को मान लो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ड्रॉप किया होगा, तो वो वहां पे इसीलिए मतलब रुका कि पूछताछ करने के लिए कि जो किसान लोग यहाँ कोई भी वो जो चीजें बेच रहे हैं, चाहे वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, चाहे मान लो सब्जियां बेच रहे हैं, तो उनका मूल्य क्या है, केवल उनका मूल्य पूछने के लिए या उन वस्तुओं का भाव पूछने के लिए वहां पे रुका। आगे देखिएगा, अब देखिएगा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन लाइनों के अंदर क्या बात बताई गई है। तो इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे में द पोइट डेस्क्राइब, कवि वर्णन करता है द डीप डिसअपॉइंटमेंट यानी गहरी निराशा ऑफ द ऑनर्स यानी मालिकों की ऑफ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब है जो सड़क के पास में या नजदीक में जो अड्डा लगा हुआ था या छोटी सी दुकान। तो इन लाइनों के अंदर कवि जो सड़क रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं, तो उनकी जो गहरी निराशा है, उन निराशा का बात है जो इस लाइनों के अंदर उन्होंने कही है। द सिटी पीपल, शहर के लोग इग्नोर, नजरअंदाज करते हैं। इग्नोर का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना। क्या होता है, नजरअंदाज करना। कि शहर के जो लोग हैं गांव के लोगों को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द पीपल यानी लोग हु आर रनिंग, जो चला रहे हैं, द रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे स्टैंड, आर वैनली यानी बेकार में या व्यर्थ, और लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा रख रहे हैं, फॉर कस्टमर्स का मतलब क्या होता है बेटा, ग्राहकों की। तो इस लाइन में कवि कह रहा है कि जो गांव के लोगों ने स्टैंड लगाई थी, तो वो ग्राहकों से केवल व्यर्थ में ही इच्छा लगा रहे हैं या आशा लगाए बैठे हैं कि भाई हमारी कोई चीज, कोई आएगा और हमारी कोई चीज को यहाँ से क्या करेगा, खरीदेगा। तो उन्होंने ऐसी इच्छा को बिल्कुल क्या कहा है, बेकार कहा है। यहाँ पर कस्टमर कौन हो जाएंगे, शहर के लोग। Nobody stops there, कोई भी वहां पे नहीं रुकता है। The poet calls, कवि कहता है, it यानी इसे, a childish longing, एक बचकानी इच्छा। तो कवि इसको क्या कहता है, एक चाइल्डिश लॉन्गिंग कहता है, एक बचकानी इच्छा कहता है, या एक बच्चों के समान कोई चीज की इच्छा, आशा रखना कहता है। दे कीप यानी वो रखते हैं, देयर विंडोज अपनी खिड़कियों को, ओपन यानी खुला, इन वेटिंग इंतजार में, वेटिंग फॉर का मतलब क्या होता है, इंतजार में, डियर कस्टमर्स का मतलब होता है अपने ग्राहकों की। और गांव के लोग अपने ग्राहकों के इंतजार में अपने दुकान के पास में या दुकान की जो खिड़कियां हैं वो बिल्कुल क्या रखते हैं, खुले रखते हैं कि भाई कोई ना कोई शहर का आदमी आएगा और हमारी चीज को यहाँ से क्या करेगा, बाई करेगा। मैं एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर, ठीक है ना। जो वेटिंग फॉर लिखा है WAITING, वेटिंग फॉर इजिकल टू होता है अवेट। क्या कह सकते हैं अपन, AWAIT, अवेट कह सकते हैं। कहने का मतलब वेटिंग के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो फॉर लगता है, लेकिन अवेट के साथ नहीं लगता। यदि कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले AWAIT, अवेटिंग, क्या लिखा हुआ मिले अवेटिंग फॉर, तो वो एब्सोल्युटली क्या होता है, इनकरेक्ट। कंपटीशन के अंदर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, वेटिंग अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है, लेकिन चाहे आप वेटिंग फॉर लिखो या चाहे अवेटिंग लिखो, बोथ आर करेक्ट। आगे देखिएगा, व्हेन यानी जब, नो वन टर्न अप, कोई भी टर्न अप नहीं आता है या कोई भी नहीं आता है। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलावे पर आना, कोई इन्विटेशन दे तब आना। तो देखो नो वन इन कोई भी, टर्न अप इन बुलावे पर आता है, दे फील सैड, तो वो क्या महसूस करते हैं, उदास। कि जब कोई भी वहां पे चीज खरीदने के लिए नहीं आता है जो रोड साइड स्टैंड से, तो वो गांव के लोग क्या करते हैं बेटा, उदास महसूस करते हैं। दे किसके लिए आया, गांव के लोगों के लिए। दे गो ऑन वेटिंग, वो इंतजार जारी रखते हैं। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे का मतलब होता है दिन भर, और वो पूरे दिन भर है जो इंतजार जारी रखते हैं। टू हियर, सुनने के लिए। द साउंड, आवाज, और ब्रेक्स का मतलब होता है ब्रेक्स की। एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और कारों के रुकने की आवाज। तो गांव के जो लोग हैं, शहर के लोगों के वेटिंग में रहते हैं कि भाई कभी तो उनके कारों के ब्रेक की आवाज आती है, कभी कार के रुकने की आती है, तो वो इंतजार करते हैं कि भाई कोई ना कोई आएगा और हमसे कोई चीज को खरीदेगा। फिर देखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार, यानी हजारों स्वार्थी कारें, कार ओनर्स इन, कार के मालिक, पास यानी गुजर जाते हैं। थ्रू द स्टैंड, यानी स्टैंड के पास से गुजर जाते हैं, कोई भी वहां पे कोई चीज नहीं खरीदता है।
वन पर्सन स्टॉप, एक व्यक्ति रुकता है, देयर यानी वहां पे, कहां पे, रोड साइड स्टैंड के पास में, कहां पे, रोड साइड स्टैंड के पास में, कि कोई एक व्यक्ति है गाड़ी वाला वहां पे रुकता है, ओनली टू आस्क, केवल पूछने के लिए, द प्राइसेस का मतलब क्या होता है, मूल्य, और फार्मर्स प्रोड्यूस का मतलब होता है किसान तो वहां पे उत्पाद बेचते हैं, जो भी फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स वहां पे वो बेचते हैं, तो केवल उसका मूल्य पूछने के लिए वो वहां पे रुका। अगला स्टेंजा देखिएगा और मार्क कर दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आगे कवि क्या कह रहा देखिएगा, एंड और वन डिड स्टॉप, कि एक व्यक्ति वहां पे रुका, देखो एक व्यक्ति वहां पे और क्यों रुका देखिएगा, बट ओनली टू प्लो अप, प्लो अप का मतलब होता है कुचलने के लिए, ग्रास का मतलब होता है घास को, कि एक और शहर का आदमी अपनी गाड़ी को वहां पे रोकता है, लेकिन किस लिए रोकता है, घास को कुचलने के लिए। कैसे घास को कुचलेगा, इन यूजिंग यानी प्रयोग कर, द यार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन, यार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन का, या जो रोड से स्टैंड के पास में कोई साइड जगह पड़ी थी, कोई गार्डन था, टू बैक यानी मोड़ने के लिए, सॉरी टू बैक यानी वापस पीछे जाने के लिए, एंड टर्न राउंड, टर्न राउंड का मतलब होता है अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए। तो दोनों लाइनों का मतलब ये हुआ कि एक शहर का आदमी वहां पे रुकता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए रुकता है, उसको अपनी गाड़ी को वापस बैक देना था और गाड़ी को वापस क्या करना था, घुमाना था, इसलिए केवल उसने घास को कुचलते हुए अपनी गाड़ी का वहां से क्या दिया, बैक दिया, चीज कोई भी नहीं खरीदी। और किस लिए रुकते हैं दूसरे, और देखो एंड और अनोदर यानी दूसरा, टू आस्क यानी पूछने के लिए, द वे यानी रास्ता, टू वेयर इट वाज बाउंड, बाउंड का मतलब होता है गो, कहने का मतलब गो कह सकते हो या क्या कह सकते हो, लीड, कहने का मतलब एक व्यक्ति वहां पे और रुका था, लेकिन वो केवल रास्ता पूछने के लिए रुका कि भाई ये रास्ता किस ओर जाता है। तो आगे बात समझ में, एक गाड़ी का बैक देखने के लिए रुका, एक रास्ता पूछने के लिए रुका, एंड एक दूसरा, टू आस्क यानी पूछने के लिए, कुड दे सेल क्या वो बेचते हैं, एक गैलन ऑफ गैस, के गैलन ऑफ गैस बेचते हैं क्या, गैस का मतलब होता है गैस, और गैलन क्या होती हैं, ठीक है ना, ए यूनिट, क्या होती हैं, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या होती हैं, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कहने का मतलब एक मापने की इकाई होती है। जो कभी आपने पेट्रोलियम पंप पे आपने देखा होगा कि मतलब फ्यूल डालने के लिए साइड में पड़े रहते हैं, मतलब एक छोटे से डिब्बे की तरह होता है, तो वो कह रहे हैं कि क्या आप यहाँ पे गैलन ऑफ गैस बेचते हो क्या। फिर आगे देखो, दे कुडंट, वो नहीं बेचते हैं, दे हैड नन, उनके पास में नहीं है। अब गांव के लोगों को थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई जो चीज हम यहाँ पे बेचते हैं वो चीज तो ये खरीदते हैं नहीं, और जो चीज हम यहाँ पे नहीं बेचते हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज आपके पास मिलेगी की। अब वो शहर के लोग गांव के लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं क्या यहाँ पे आप गैस भी बेचते हो क्या, तो गाँव के लोग चिड़चिड़ होकर बोलते हैं कि भाई हमारे पास में गैस नहीं, हम नहीं बेचते हैं। डिडंट इट सी, इसका मतलब है क्या आपको यहाँ दिखती है क्या, जैसे अपन भी कोई चीज मतलब गुस्से में कहते हैं ना, आप कह रहे हो कि यहाँ पे गैस बेचते हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे वो गैस आपको दिखती है क्या, या कोई गैस का कोई अलग से कोई जगह पड़ी है क्या। तो देखिएगा आगे, अब इन लाइनों का देखिएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे में द पोइट टेल्स, कवि बताता है, इन डिफरेंट बिहेवियर, एक उदासीन व्यवहार, ऑफ सिटी पीपल, शहर के लोगों का, टुवार्ड्स यानी प्रति, द रूरल पीपल का मतलब होता है ग्रामीण लोगों के प्रति। तो इन लाइनों के अंदर भी कवि ने ग्रामीण लोगों के प्रति जो शहर के लोगों का जो गलत व्यवहार है, जो दुर्व्यवहार है, जो एक उदासीन व्यवहार है, उस व्यवहार के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। द सिटी पीपल, शहर के लोग, इग्नोर देम, उनको नजरअंदाज करते हैं, गांव के लोगों को, देम किसके लिए आया, गांव के लोगों के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, दे स्टॉप देयर, वो वहां पे रुकते हैं, ओनली फॉर आस्किंग, केवल पूछने के लिए, द वे यानी रास्ता, और द प्राइस यानी मूल्य, ऑफ द थिंग्स का मतलब होता है वस्तुओं का, कि कभी कभार कोई वहां पे रुकता तो है, लेकिन किस लिए रुकता है, एक तो रास्ता पूछने के लिए, और एक वहां पे जो बिकने वाली चीजें उनका मूल्य पूछने के लिए। विच आर नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, देयर का मतलब क्या होता है वहां पर, और जो चीजें वहां पे बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, तो केवल टाइम पास करने के लिए या गांव के किसानों की मेक फन, मजाक उड़ाने के लिए वो ऐसी चीजों के भाव मूल्य पूछते हैं, लेकिन कोई भी चीज वहां से नहीं खरीदते हैं। तो आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार, यानी हजारों स्वार्थी कारें,
ओनर्स यानी उनके मालिक पास थ्रू यानी गुजर जाते हैं द स्टैंड। स्टैंड का मतलब क्या होता है, छोटी सी शॉप या जो अड्डा वहां पे लगाया हुआ है गांव के लोगों का, कि वो अड्डे के पास से गुजर जाते हैं। बट दे डोंट बाय, वो नहीं खरीदते हैं एनीथिंग, कुछ भी, फ्रॉम द ओनर्स, मालिकों से, ऑफ रोड साइड स्टैंड यानी रोड साइड स्टैंड के। लेकिन वो रोड साइड स्टैंड के मालिकों से कोई भी चीज है जो नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पास थ्रू है, ऐसे पास के साथ जो थ्रू है एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है। क्या बेटा, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है, ध्यान रखिएगा, कभी कंपटीशन में पूछा भी गया है, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से इसको। आगे देखिएगा, 1% यानी एक व्यक्ति स्टॉप्स यानी रुकता है, ओनली टू यूज, प्रयोग करने के लिए, द यार्ड का मतलब होता है आंगन का, फॉर टेकिंग टर्न बैक, गाड़ी वापस मोड़ने के लिए, टेकिंग टर्न बैक द कार का मतलब है अपनी गाड़ी को वापस बैक देने के लिए या मोड़ने के लिए वहां पे रुका। द सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति, स्टॉप यानी वहां पे रुका, टू आस्क द वे या रूट, कहने का मतलब रास्ता पूछने के लिए। एंड थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति, स्टॉप्स यानी रुका, देयर वहां पे, टू आस्क फॉर ए गैलन ऑफ गैस, कि यहाँ पर गैस का एक गैलन मिलेगा क्या, ठीक है ना, उसके लिए रुका। विच इज नॉट सोल्ड देयर, जो चीज वहां पे बेची नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, स्टेज में सवाल भी बन सकता है, आपको ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई विच थिंग्स आर सोल्ड देयर, यानी वहां पे कौन कौन सी चीजें जो बेची जाती थी, तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हो, तो 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है। आगे चलते हैं, अब देखिएगा इस स्टेंजा को मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, अच्छे से तैयार कर लेना। यदि ईश्वर ने चाहा तो ये स्टेंजा आने का चांसेस है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से इसमें से कोई भी पोएम का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए स्टेंजा नहीं पूछा है। तो देखिएगा लास्ट में अपन बात को एंड करते हैं। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, देखो रॉबर्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, अपनी बात को फिनिश कर रहा है इस लास्ट स्टेंजे में। कवि कह रहा है कि नो इन कंट्री मनी, गांव के अंदर पैसा नहीं है। यहाँ कंट्री का मतलब होता है विलेज, गांव या देहाती, समझ में आ गया। या कंट्री का मतलब देश नहीं है, या कंट्री का मतलब क्या होता है, देहाती गांव, या आप सीधी वर्डों में बोलिएगा गांव, कि नो यानी नहीं है, इन कंट्री मनी यानी गांव के अंदर पैसा नहीं है। द कंट्री स्केल, और गांव का जो पैमाना है, स्केल का मतलब होता है पैमाना, स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना। और गेन का मतलब होता है बेसिकली बोले तो प्रॉफिट, क्या कह सकते हैं अपन इसको, प्रॉफिट, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट। कहने का मतलब है गांव के अंदर जो लाभ का जो पैमाना है, या जो लाभ का जो पैमाना है या जो स्तर है, द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का यहाँ मतलब होता है रिक्वायर्ड, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है या जरूरत है। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है प्रोत्साहन, क्या होता है, प्रोत्साहन। आप कह सकते हो प्रोत्साहन देने के लिए, क्या कह सकते हो इसको, प्रोत्साहन देने के लिए, या उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, या उन लोगों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। हैज नेवर बीन फाउंड, हैज नेवर बीन फाउंड का मतलब है वो बिल्कुल वहां पे नहीं है। अब इन दोनों लाइनों का ट्रांसलेट देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं। सबसे पहले तो गांव के अंदर पैसा नहीं है, और गांव के लोगों का ऊपर उठाने के लिए या गांव के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो एक लाभ का पैमाना होना चाहिए, या गांव के अंदर जो पैसा होना चाहिए, वो गांव के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई ये दोनों लाइनें। ये दोनों लाइनें यही कह रही है कि भाई एक गांव के आदमी को ऊपर उठाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा गांव के अंदर नहीं है उपलब्ध, तो इसीलिए वहां पे ये बात इसमें स्पष्ट हो गई। आगे देखिएगा, आगे कवि कह रहा है सो इसीलिए द वॉइस ऑफ द कंट्री, यानी गांव के लोगों की आवाज, कि पैसा नहीं होने की वजह से गांव के लोगों की जो आवाज है, सीम्स यानी प्रतीत होती हैं, टू कंप्लेन यानी शिकायत करते हुए। कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत करते हुए। गांव के लोगों के पास में पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने की वजह से यदि वो लोग कोई भी बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं, एक शिकायत कर रहे हैं शहर के लोगों से। आगे देखिएगा, फिर आगे कवि कह रहा है कि आई कांट हेल्प, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये जो एक आपका वर्ड आया है, ठीक है ना, कांट हेल्प, क्या वर्ड आया है आपका, कांट हेल्प, तो ये कोई अलग अलग वर्ड नहीं है। कांट हेल्प इंग्लिश के अंदर ये क्या होती है, ईडियम है। क्या होती है आपकी, ईडियम होती है, जिसका मतलब होता है अपने आप को रोक नहीं पाना।
ठीक है ना, नॉट एबल टू कंट्रोल, अपने आप को रोक नहीं पाना, अपने ऊपर काबू नहीं हो पाना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कांट हेल्प। ये एक ईडियम होती है जिसका मतलब होता है अपने आप को रोक नहीं पाना या अपने ऊपर काबू नहीं हो पाना। तो कवि यहाँ पे खुद कह रहा है आई कांट हेल्प ओनिंग, कि मैं अपने आप के ऊपर काबू नहीं कर पाऊंगा, द ग्रेट रिलीफ, मुझे बहुत ही बड़ा आराम मिलेगा, इट वुड बी टू पुट दीज पीपल, दीज पीपल कौन, गांव के लोग, कि गांव के लोगों को एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, इन उनके दर्द से क्या निकाल दिया जाए, बाहर। तो अभी दोनों लाइनों को देखना अपन इस तरीके से पढ़ेगा। कवि कह रहा है कि जब गांव के लोगों की जो पीड़ा है एक ही झटके में जब समाप्त हो जाएगी या उनका समाधान हो जाएगा, तो उस दिन मुझे बहुत ही अधिक आराम मिलेगा और मैं अपने आप को है जो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत ही क्या होगी, खुशी होगी। फिर आगे कवि कह रहा है कि एंड और देन, यानी फिर, कि जब गांव के लोगों के दर्द पीड़ा एक ही झटके में समाधान हो जाएगा, देन फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई कम बैक, मैं वापस आ जाऊंगा, इनटू द सेंस, सेंस का बेसिकली मतलब होता है बैलेंस्ड, क्या होता है, बैलेंस। कहने का मतलब है कि जब गांव के लोगों की पीड़ा दूर हो जाएगी तो दूसरे दिन मैं खुद वापस किस में आ जाऊंगा, संतुलित हो जाऊंगा, होश में आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो वो गांव के लोगों की समस्या का कोई समाधान हुआ नहीं है। तो कवि बहुत ही दुखी हैं, तो वो कह रहा है कि जिस दिन इनका एक ही झटके में सब समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, तो कवि कह रहा है कि मैं खुद होश में आ जाऊंगा या मैं खुद मेंटली संतुलित हो जाऊंगा, मेरे दिमाग के स्तर पर संतुलित हो जाऊंगा। फिर आगे वो कह रहा है आई वंडर, फिर मुझे आश्चर्य होगा, हाउ यानी कैसे, आई शुड लाइक यू, यू का मतलब क्या होता है कि आप में से कोई टू कम टू मी, मेरे पास आएगा। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मुझे कितना आश्चर्य होगा जब आप लोगों में से कोई मेरे पास में आएगा। तो अब कवि ने गांव के लोगों की जो पीड़ा है उसके समाधान के लिए अपन रीडर्स को भी जोड़ दिया है कि भाई आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा और ये खुशी की खबर देगा कि भाई गांव के लोगों की जो पीड़ाएं थी वो बिल्कुल क्या हो गई है, सॉल्यूशन हो गई है और सरकारों ने इनके साथ समझौता कर लिया है। तो कवि कह रहा है कि मुझे बहुत ही क्या होगी, खुशी होगी, मैं अकेला इनका समाधान नहीं कर पाया। तो इस लाइन के अंदर यही बात है, कवि कह रहा है कि आप में से कोई मेरे पास में आएगा, कम टू मी, एंड मेरे पास में आएगा, एंड ऑफर, और एक प्रस्ताव रखेगा, टू पुट मी जेंटली आउट, कि मेरे को बिल्कुल क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ऑफ माई पेन का मतलब क्या होता है बेटा, मेरी पीड़ा से। तो इस लाइन का मतलब हुआ, कवि कह रहा है कि मुझे बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा जब आप में से कोई मेरे पास आएगा और मेरी पीड़ा से मुझे बाहर निकालने का क्या रखेगा, एक ऑफर देगा, एक प्रस्ताव रखेगा, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी क्या होगी, खुशी होगी। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गए अच्छी तरीके से। अब अपन आगे पढ़ते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिएगा, इन लाइनों में क्या बात है। तो देखिएगा, द पॉइंट इज एक्सट्रीमली एंग्जियस, यानी कवि अत्यधिक क्या है, चिंतित हैं, एट द विलेजर्स पेंस, यानी गांव वाले लोगों की पीड़ा से, गांव वाले लोगों के दर्द से। ही वांट्स, वो चाहता है, टू गिव रिलीफ, यानी एक आराम देना, एंड कंफर्ट, आराम देना या सुख सुविधा देना, टू दीज पीपल, इन गांव के लोगों को, और कभी इन गांव के लोगों को एक आराम और सुख सुविधा देना चाहता है। आगे देखिएगा एक्सप्लेनेशन, द लाइफ ऑफ द पीपल, यानी लोगों का जीवन, इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है देहाती क्षेत्र या गांव के अंदर, इज क्वाइट मिजरेबल, बहुत ही क्या है, खराब है, कि गांव के अंदर जो लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ही क्या है, खराब है, बहुत ही दयनीय है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही क्या है, दयनीय है। फॉर वांट ऑफ मनी, वांट का मतलब क्या होता है, कमी, और मनी का मतलब क्या होता है, पैसा, कि पैसों की कमी से गांव के जो लोगों की स्थिति है वो बहुत ही क्या है, दयनीय है। मनी आपकी हमेशा कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल, ये ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा के अंदर ये सवाल आया हुआ है। तो मनी अनकाउंटेबल होती है, मनी का मतलब रुपये नहीं होता है, जो भी आपकी पैसे, प्रॉपर्टी जो भी होती है वो सब मनी के अंदर आएगी। आगे देखो, मनी कैन इंक्रीज, यानी जो पैसा है वो बढ़ा सकता है, द लेवल यानी स्तर, ऑफ देयर लिविंग, उनके लिविंग का, उनके जीवन का, कि जो पैसा ही एक ऐसी चीज है जो उनके जीवन स्तर को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, लाइफ को अच्छी कर सकती है। बट इट इज नॉट फाउंड देयर, लेकिन वो पैसा गांव के अंदर नहीं है। देयर किसके लिए आया, गांव के लिए। द विलेजर्स यानी गांव के लोग, ऑलवेज रिमेन, हमेशा रहते हैं, डिप्रेस्ड का मतलब होता है तनाव में रहते हैं,
ड्यू टू लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों की कमी की वजह से। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। तो गांव के लोग पैसों की कमी की वजह से हमेशा किस में रहते हैं? तनाव में रहते हैं, निराशा की मुद्रा में रहते हैं। देयर वॉइस, उनकी आवाज, सीम्स यानी प्रतीत होती हैं, टू कंप्लेन, शिकायत करते हुए, टू द सिटी पीपल यानी शहर के लोगों से। और गांव के लोगों की जो आवाज होती है हमेशा ऐसा लगता है कि वो शहर के लोगों से क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। द पोइट विल फील, और कवि को भी महसूस होगा, अ ग्रेट रिलीफ, एक बहुत ही बड़ा आराम मिलेगा, एक बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा, इफ यानी जब, ऑल द पेन्स यानी सभी पीड़ाएं, ऑफ दीज रूरल पीपल इन गांव के लोगों की, जब इनके गांव के लोगों की जो सभी पीड़ाएं हैं, जो दुख दर्द हैं, आर रिमूव्ड यानी दूर हो जाएगा या दूर कर दिया जाएगा, विथ वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही झटके में या एक ही बार में जब गांव के लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो कवि कह रहा है कि उस दिन मुझे बहुत ही आराम मिलेगा। नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, द पोइट विल एक्सपेक्ट, फिर कवि आस रखेगा, ए पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, कमिंग विथ यानी आ रहा होगा या आएगा, एन ऑफर एक प्रस्ताव लेके, टू टेक हिमसेल्फ जो मेरे खुद को, आउट ऑफ हिज पेन अपने दर्द से क्या निकाल देगा बाहर। और फिर कवि कह रहा है कि मुझे बहुत ही खुशी होगी और आस रहेगी कि भाई जब गांव के लोगों की समस्या का समाधान एक झटके में हो जाएगा, तो फिर आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास में आएगा और मेरे को भी अपना जो दुख दर्द है उनसे क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो ये थी आपकी पोइम। और इस पोइम के नीचे देखिएगा क्रिटिकल नोट्स की अपन बात करें तो मैंने आपको जो प्रीवियस जो वीडियो था माई मदर एट 66, उसके अंदर मैंने कहा था एक लाइन तो आप ये कॉमन लिख सकते हो, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज लूसिड एंड सिंपल। कविता की जो भाषा है वो एकदम कैसी है? अलंकृत कह सकते हैं। और सिंपल का मतलब क्या है? साधारण है। और एक पॉइंट आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर मेन चीज क्या बताई गई है, जो इसकी थीम है। यदि परीक्षा के अंदर आपका सवाल आ जाए कि भाई व्हाट इज द थीम या सेंट्रल आइडिया, क्या आ जाए आपका सेंट्रल आइडिया या क्या आ जाए आपकी थीम, तो आप ये लाइन लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो देखिएगा, थ्रू दिस पोइम, इस कविता के माध्यम से, द पोइट पोर्ट्रेट कवि चित्रित करता है, या अपन सीधा सीधा भी लिख सकते टेल्स बताता है, इनडिफरेंट बिहेवियर एक उदासीन व्यवहार, ऑफ सिटी फोक शहर के लोगों का, टुवर्ड्स द रूरल पीपल यानी गांव के लोगों के प्रति। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोइम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और ये दो पोइम आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। इफ गॉड विल्स, तो आपके 100% 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका फाइनल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें और हमारे हैप्पी इंग्लिश एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जहां पूरे सेशन इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी। थैंक यू सो मच।